हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु। इन मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर वी विल बी डूइंग 10 क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू सेव यू इन हिस्ट्री। वो 10 रिपीटेड क्वेश्चंस जो हर साल सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी ना किसी सेट में देता है। अगर आपकी अभी तक हिस्ट्री की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना, जिसका पीडीएफ आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। अगर आपकी हिस्ट्री की अच्छी प्रिपरेशन हो गई है तो इस सेशन को थोड़े स्पीड में देख लो, 1.5x 2x में देख लो और सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लो। विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। Cause this channel is all about making sure कि हर वीडियो में आपका वैल्यू एडिशन हो। हर वीडियो को देखने के बाद आपको लगे कि हाँ यार, तैयारी तो बढ़िया चल रही है और एक मिनट को ऐसा भी ना लगे कि यार हमारा टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद टुडेज सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। थम्स अप जो है हमारे लिए मोटिवेशन है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज। आगे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस आने वाले हैं दैट यू डू नॉट वांट टू मिस, एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। चलो तो गाइस, सबसे पहले तो स्केड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। टुडे इज डे 1 ऑफ योर गैप डेज विच इज योर हिस्ट्री डे। आज हम हिस्ट्री काफी सारा खत्म करने वाले हैं। सुबह 8 बजे ऑलरेडी सेशन आ गया होगा फुल हिस्ट्री मैराथन का। अगर आपने उसे नहीं देखा है देख लो, चाहो तो उसे भी 1.5x में भी देख सकते हो, जिससे आपका रिविजन जल्दी हो जाए। फिर 11 बजे कुछ नहीं आता, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स चैप्टर वाइज। इस साल के हिसाब से, मेरे हिसाब से कौन से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है चैप्टर वाइज, वो मैंने आपको यहाँ करा रखा है। 12 बजे है हमारा ऑल इंडिया वी क्विज। अगर आप यहाँ पर लाइव नहीं थे तो आप बाद में भी इसमें जाके लिंक दबा के क्विज को सॉल्व कर सकते हो। हर रोज 12 बजे हमारा वी क्विज होगा। यू डू नॉट मिस दिस। आई एम टेलिंग यू कि दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज ऑल द सैम्पल पेपर क्वेश्चन, सीबीएसई पीवाईक्यू क्वेश्चन थ्रू द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। ठीक है, एंड बाकी जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट सेशन जो आपको मिस नहीं करना है, इस शाम को 5 बजे, दैट इज 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन द लास्ट 10 ईयर्स, है ना। ये आपको मिस नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। जो हम आज 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, उनके अलावा 40 और कौन से क्वेश्चन है जो हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू बी डूइंग टू थिंग्स। 1, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हिस्ट्री से डेफिनेटली आएंगे। जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से आएंगे। ठीक है, एंड दूसरा वी आर गोइंग टू डू 10 MCQs एज होमवर्क। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 MCQs जो है, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आपको स्कोर आएगा तो लेट मी नो योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। चलो let us start. Yes, we can do it. We can get 100 on 100, 80 on 80 in SST अगर हम थोड़ी सी और मेहनत कर लें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में आने की 100% संभावना है। एनालाइज द डिसीजन टेकन बाय द कंजर्वेटिव्स एट द कांग्रेस ऑफ वियना इन द ईयर 1815, या फिर एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना, या फिर हाउ डिड द ट्रीटी ऑफ वियना चेंज द मैप ऑफ यूरोप। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, जैसे ही आपको ट्रीटी ऑफ वियना सब हेडिंग दिखे, कीवर्ड दिखे, आप समझ जाओ इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप क्या बोलोगे? आफ्टर Napoleon was defeated in the Battle of Waterloo in 1815 by प्रभु कंट्रीज। जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो कौन सी कंट्रीज है ये। प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, है ना। when they were defeated, when Napoleon was defeated in the Battle of Waterloo, हे भगवान, Battle of Waterloo by प्रभु countries. The Vienna Congress जो है was convened in Austria, and इसका जो host कौन था? The Duke Chancellor जो था Duke Metternich, है ना। The main objective of the Congress of Vienna was to undo the changes brought by Napoleon. जो भी Napoleon changes लाया उसको वापस से करना, and to establish a conservative order in Europe. फिर आप उसके जो major फीचर्स है दैट चेंज द मैप ऑफ यूरोप, आप उसके बारे में लिखोगे। फॉर एग्जांपल आप कहोगे कि फ्रांस में जो बर्बन डायनेस्टी थी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले थी, उसको वहाँ पर रिस्टोर की गई। जो आपके सीरीज ऑफ स्टेट्स थे फ्रांस के अराउंड, उसको एस्टैब्लिश किया गया सो दैट फ्रांस का वापस से एक्सपेंशन ना हो, उसके ग्रोथ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ में किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच ऑल्सो इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज एडेड, और साउथ में जेनुआ वॉज एडेड टू पीडमोंट इन द साउथ। वैसे ही जो कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स थे, जर्मन स्टेट्स, उसको अनटच रखा गया और उसको नहीं छुआ गया। पोलैंड वॉज गिवन टू रशिया।
ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स है, अपने हिसाब से आप 5 जो है फीचर्स याद कर लो और लिख लो. दिस विल डेफिनेटली कम इन द एग्जाम दिस टाइम गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस. ठीक है, let's move on to question number 2. Do you agree that the period of 1848 was considered as a phase of revolution of the liberals in Europe? Elucidate with suitable example. अब 1848 में क्या हुआ था कि फ्रांस में क्या हुआ था, रेवोल्यूशन ऑफ द पुअर. गरीब लोगों ने वहां पर क्रांति की थी जिसके वजह से फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया था, वेयर एवरी पर्सन अबव द एज ऑफ 21 वाज नाउ अलाउड टू वोट. है ना, ये फ्रांस में एवरी मैन अबव द एज ऑफ 21. औरतों को तो चलो बहुत लंबे टाइम तक बिल्कुल कीड़ा ही मानते थे लोग, है ना. तो 1848 में हुआ. फ्रांस में जब छींक आई तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भी सर्दी लग गई. तो फ्रांस को देखा देखी पूरे यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में जो मिडिल क्लास लिबरल्स थे वो भी डिमांड करने लग गए फॉर एबॉलिशन ऑफ मोनार्की, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. है ना, दे ऑल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग दैट, राइट. तो हमने देखा कि इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड होने लगा अलॉन्ग विद नेशनल यूनिफिकेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. 18 में 1848 को 831 रिप्रेजेंटेटिव जो है सेंट पॉल चर्च गए जहां पर उन्होंने कन्वीन किया द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. क्यों? क्योंकि सेंट पॉल चर्च था, इतना बड़ा चर्च था कि पहली बार वहां पार्लियामेंट बिठाई गई. तो कन्वीन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जहां पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया दैट रिस्ट्रिक्टेड द पावर ऑफ द किंग. और उस टाइम राजा कौन था? प्रशिया का फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर. प्रशिया में ही जर्मन स्पीकिंग लोग सबसे ज्यादा रहते थे. अब फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर ने बोला कि मैं बेवकूफ हूं जो तुम्हारी बात मानूंगा, जो अपनी पावर कम कराऊंगा. तो फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर ने रिजेक्ट किया एंड ही गॉट टुगेदर विद अदर मोनार्क्स टू सप्रेस दिस एंटायर मूवमेंट. अब जो मिडिल क्लास थी उन्होंने वर्कर्स के डिमांड्स को भी इग्नोर किया जिसकी वजह से दे लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स एंड आर्टिजन्स बिकॉज ऑफ विच दिस एंटायर मूवमेंट फेल्ड. है ना, लिबरल मूवमेंट फेल हो गया. अब क्वेश्चन क्या है? बस ये कि इज इट अ फेज ऑफ रेवोल्यूशन आप कह सकते हो क्योंकि जर्मनी में भी हुआ, पोलैंड में भी हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी में भी हुआ. तो हाँ, इट वाज अ फेज ऑफ रेवोल्यूशन. ठीक है, तो आपको उसके बारे में लिखना है, राइट. चलो अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. नाउ गाइस याद रखना जो भी हम आज क्वेश्चंस कर रहे हैं वो 3 मार्कर की तरह भी आ सकते हो, 5 मार्कर की तरह. एसएसटी में खूबी ये है कि कोई भी क्वेश्चन 3 मार्कर और 5 मार्कर दोनों तरह आ सकता है. सो यू शुड नो हाउ टू मेक एन आंसर बिग एंड हाउ टू मेक एन आंसर स्मॉल. ठीक है, चलो क्वेश्चन 3. हाउ वुड यू इवेलुएट नेपोलियन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हु क्रिएटेड अ मोर रैशनल एंड एफिशिएंट सिस्टम. या फिर हाउ हैड नेपोलियन कोड एक्सपोर्टेड टू रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. या फिर Napoleon had destroyed democracy in France, but in the administrative field, he incorporated revolutionary principles so that the system is more rational and efficient. Analyze the statement with arguments. तो तीनों जो क्वेश्चन है वो नेपोलियन के जो सिविल कोड है ना, उससे रिलेटेड है. तो आपको उसके बारे में ही लिखना है. आपको लिखना है कि नेपोलियन brought put forward the civil code of 1804 that established an administration जो बहुत rational था, जो बहुत efficient था. However, despite establishing a rational administration, he was known as a destroyer of democracy. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आप ये लाइन लिख सकते हो. अब उसके क्या फीचर्स थे? पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ. उसने लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी दी. उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटाए. उसने इंश्योर किया कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फास्टर हो, स्ट्रॉन्गर हो, जिससे कि ट्रेड अच्छी तरीके से हो पाए. उसने वेट्स और मेजर्स को स्टैंडर्डाइज किया, है ना, राइट. व्हाट एल्स? उन्होंने हाँ, जो आपके मेनोरियल ड्यूज थे, फ्यूडल सिस्टम था, उसको एबॉलिश किया. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सेंट्रलाइज किया. सो ऑल ऑफ दीज मेजर्स यू हैव टू रिमेंबर. ऑल राइट. Now guys, before we go on to the next question, one major announcement and that is this, कि अगर आप अपने डाउट सॉल्व करना चाहते हो डायरेक्टली फ्रॉम द वेदांतु मास्टर टीचर अनन्या सर, तो हियर इज योर चांस ऑन द 4th and the 5th of March. है ना, आज और कल 3 से 6 बजे के बीच में आप डायरेक्टली उनके पास जाके अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. मैं पानी पी लेती हूँ. एज यू गाइज नो मेरा थ्रोट इज चलो. हाईलाइट द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट टेंशंस इन द बाल्कन रीजन बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. बाल्कन रीजन जो लास्ट ईयर तक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इस साल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप क्या कहोगे कि क्या रीज़न था? तो अगर आपको जनरली पूछा जाए
तो आप इस आंसर को कैसे लिख सकते हो? दो मेजर रीजन से बाल्कन एरिया में एक्सप्लोसिव रिलेशनशिप्स होने लगे. पहला, स्प्रेड ऑफ रोमांटिसिज्म. दूसरा, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर. ठीक है, ये दोनों मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है. बट लिखोगे कैसे? पहले लिखोगे बाल्कन्स क्या थे, तो आप कहोगे कि बाल्कन्स कंप्राइज्ड ऑफ मॉडर्न डे सर्बिया, अल्बेनिया, ग्रीस, स्लोवेनिया, सर्बिया एक्सेट्रा. यहाँ के जो लोग हैं, ऑल्दो इनमें काफ़ी एथनिक वेरिएशंस थे, बट इनको कलेक्टिवली स्लैव्स बोला जाता है. अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन रीजन वॉज अंडर द ऑटोमन एम्पायर, है ना. हाउएवर विद द स्प्रेड ऑफ रोमांटिसिज्म एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, द बाल्कन नेशन सून बिकेम इंडिपेंडेंट, है ना. इन दोनों रीजन की वजह से वो इंडिपेंडेंट होने लगे. राइट नाउ दिस द बाल्कन एरिया मतलब इवन दो दे गॉट इंडिपेंडेंट, दे वर वेरी एम्बिशियस. दे वांटेड टू गेन ईच अदर्स टेरिटरीज. एक दूसरे की टेरिटरी गेन करना चाहते थे, और वो आपस में काफी ज्यादा उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, है ना. वो एक दूसरे से जेलस रहते थे. ये जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट थी, इट गॉट इंटेंसिफाइड बिकॉज ऑफ द ग्रेट पावर्स. ग्रेट पावर्स, ग्रेट कौन सी पावर्स है? जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, है ना. ग्रेट पावर्स जो थी, बिग पावर्स राइवलरी ओवर द मिलिट्री माइट एंड कंट्रोल ऑफ दिस एरिया. जो बाल्कन थे वो सी के पास थे, है ना. रेड सी हो गया, अलग अलग सीज हो गए जो यूरोप में, तो वहां पर वो ट्रेड कंट्रोल करना चाहते थे बिग पावर्स. तो बाल्कन एरियाज को कंट्रोल कर रहे थे. तो जब आपस में बाल्कन कंट्रीज जो है लड़ने लग गई, तो ग्रेट पावर्स भी उसमें इन्वॉल्व हो गए. दैट इंटेंसिफाइड द राइवलरी. द बिग पावर्स रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया वर कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर्स पावर्स and establish their own control. तो ये this led to a series of war which finally became the cause of the First World War. तो आपको क्या याद रखना है? पहला, बाल्कन एरिया में क्या क्या कंप्राइज्ड है. दूसरा, बिकॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर एंड स्प्रेड ऑफ रोमांटिसिज्म, ऑटोमन कंट्रीज जो है, बाल्कन कंट्रीज जो है इंडिपेंडेंट हो गए. इंडिपेंडेंट हो तो गए, लेकिन आपस में बहुत लड़ते थे, आपस का एरिया लेना चाह रहे थे. दे वर कंट्रोल्ड बाय ग्रेट पावर्स who wanted to establish their military might over this area. तो जब छोटे छोटे wars हो गए, they because of the involvement of the great powers, वो intensify होके First World War में convert हो गई. Okay, that's it. All right, question number 5. Evaluate the role of business class in the civil disobedience movement, या फिर how did the business class relate itself to the civil disobedience movement. ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले बोलोगे कि जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से काफ़ी प्रॉफिट बनाया था, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन गए थे इन ब्रिटिश इंडिया. राइट नाउ, उनके लिए व्हाट वाज स्वराज? दे फॉर देम स्वराज मेंट टू द फ्रीडम टू डू ट्रेड यू नो ऑन देयर ओन विल. अपनी मर्जी से ट्रेड करना. दे वांटेड फ्रीडम फ्रॉम यू नो इम्पोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज. दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स. उन्हें एक ऐसा रुपीज स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो चाहिए था दैट डिस्करेज्ड इम्पोर्ट्स, जिससे उनका सामान लोग खरीदे, ना कि ब्रिटिश गुड्स उनसे यू नो लोग खरीदे. राइट. पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जी.डी. बिरला, उन्होंने कॉलोनियल रूल को अटैक किया बाय सपोर्टिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. हाउएवर जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया था, तो एंड वापस से शुरू किया था गांधी जी ने आफ्टर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देन तब इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसमें वापस से पार्टिसिपेट नहीं किया. क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? बिकॉज दे फेल्ट दैट द मूवमेंट हैड गॉट वेरी वायलेंट एंड इट वाज अफेक्टिंग देयर बिजनेस, है ना. बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और दूसरा रीज़न ये कि उनको लगा कि जो यंग कांग्रेस लीडर्स है वो थोड़ी सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, ऑल ऑफ दैट यू कैन राइट. ऑलराइट, क्वेश्चन 6 definitely will come in your exam. The most powerful weapon of the Spanish conqueror was not a conventional military weapon at all. जल्दी से बता दो क्या लिखोगे इसमें आंसर चैट बॉक्स में. तो आप गाइस जब भी स्टेटमेंट क्वेश्चन आए ना, स्टेटमेंट ऐसे ही लिख दो. ठीक है. The most powerful weapon of the Spanish conqueror was not just a conventional military weapon at all. The reason why the Spanish were easily able to conquer the Americans was because of a disease called smallpox. जो disease smallpox थी, the
inhabitants of South America had no natural immunity against it. उनके पास कोई natural immunity नहीं थी उसके against, ना ही कोई वैक्सीन उनको दी गई थी. So जब ये स्मॉल पॉक्स लेके आए स्पेनिश कॉन्करर्स, it completely decimated the population of the entire America, because of which conquest easy हो गया. And this biological warfare made it possible for the Spanish without military power to conquer America. ठीक है, चलो. The Silk Route are a good example of vibrant pre-modern trade and cultural links between distant parts of the world. वही लाइन लिखो, फिर आप कहो कि सिल्क रूट कनेक्टेड कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना टू यूरोप, है ना. चाइना से क्या जाता था? सिल्क, ब्लू पॉटरी. इंडिया से क्या जाता था? मसलिन क्लॉथ, स्पाइसेस, राइट, स्पाइसेस जाता था. एंड यूरोप से वापस आता था प्रेशियस मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर. फिर आप एक और एग्जाम्पल दे दो कि यहाँ पर रिलीजन्स और रिलीजियस थॉट जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इमर्ज फ्रॉम इंडिया एंड वेंट अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू द सिल्क रूट, राइट. तो आप ये सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो. How did print culture have a significant impact on the social lives of women in India? मैंने आपको पहले भी बोला कि इस साल प्रिंट कल्चर एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो आप इसमें बोलोगे कि प्रिंट कल्चर हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द सोशल लाइव्स ऑफ वुमेन. वुमेन नॉट ओनली बिकेम इंपॉर्टेंट रीडर्स बट ऑल्सो राइटर्स. फॉर एग्जाम्पल राजसुंदरी देवी जो है, उन्होंने अपनी खुद की बंगाली में फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी लिखी कॉल्ड अमर जीवन. कैलाश बशिनी देवी टॉक अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन, कैसे उनको घर पे बंदी बनाया जाता है, दे आर इम्प्रिजन्ड एट होम, फोर्स्ड इनटू इग्नोरेंस एंड फोर्स्ड टू डू हार्ड डोमेस्टिक लेबर, बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है उनसे. ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई ने भी हाई कास्ट, अपर कास्ट जो हिंदू वुमेन है उनके ट्रीटमेंट के बारे में बात की, स्पेशली विडोज. तो ऑल ऑफ दैट यू कैन राइट. ठीक है, अगला क्वेश्चन. एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लिखनी है. पहले आपको लिखना है कि कैसे प्रिंट कल्चर के इंडिया के आने से काफ़ी ज़्यादा डिबेट और डिस्कशन का एटमॉस्फेयर हुआ इंडिया में, वेयर अ लॉट ऑफ डिस्कशन स्टार्टेड टेकिंग प्लेस अबाउट रिलीजन, कास्ट, कॉलोनियल रूल एक्सेट्रा. फिर आप लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि राजा राम मोहन रॉय इन हिज बुक संबत कॉमेडी टॉक्ड अबाउट विडो एमोलेशन, सती, एंड अगेंस्ट हिम जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी उन्होंने समाचार पत्रिका निकाली. एग्जाम्पल की तरह आप लिख सकते हो. फिर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के बारे में आप लिख सकते हो न्यूज़पेपर्स, वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर्स जो है दे क्रिएटेड अ पैन इंडिया फीलिंग, है ना, कि अब लोगों को पता चलने लगा देश में क्या है. और ये न्यूज़पेपर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द मतलब एंटी, दे आल्सो स्टार्टेड क्रिएटिंग एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स. लोगों के अंदर कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स जो है इसके वजह से इमर्ज होने लगे व्हेन दे स्टार्टेड राइटिंग अबाउट पॉलिसीज अगेंस्ट द ब्रिटिश, राइट. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टॉक अबाउट हाँ, फिर आप कह सकते हो डिस्पाइट रिप्रेसिव मेजर्स, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लाए गए बट उसके बाद भी वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर्स काफ़ी ज़्यादा देश में फैले. उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर लाई. फॉर एग्जाम्पल केसरी न्यूज़पेपर जो था बाय बाल गंगाधर तिलक, दे रोट अबाउट हाउ व्हेन पंजाब रेवोल्यूशनरीज को एग्जाइल में भेजा गया 1904 में, है ना, तो फिर उन्होंने उसके अगेंस्ट लिखा जिसकी वजह से केसरी न्यूज़पेपर को कॉन्फिस्केट भी किया गया एंड बाल गंगाधर तिलक वाज सेंट टू जेल. बट ऑल ऑफ दीज मेजर्स लेड टू एन इमर्जेंस ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग्स द पीपल. तीसरा पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हो कैरिकेचर्स, कि जो न्यूज़पेपर्स है दे स्टार्टेड पब्लिशिंग कार्टून्स एंड कैरिकेचर्स ऑफ दोज इंडियंस जो यूरोपियंस को कॉपी करते थे, जो यूरोपियंस की तरह कपड़े पहनते थे, खाना खाते थे, उनका मजाक उड़ाने लग गए. दिस ऑल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ एंटी कॉलोनियल फीलिंग अमंग्स द पीपल. ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो. पैन इंडिया आइडेंटिटी क्रिएट किया न्यूज़पेपर्स ने, है ना. नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स एक्सपोज्ड कॉलोनियल मिसरूल और उन्होंने एनकरेज किया नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को. अटेम्प्ट्स काफ़ी लगाए गए जिससे कि वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर्स को दबा दिया जाए, बट इट डिड नॉट वर्क. फॉर एग्जांपल 1904 नहीं, 1907 में जब पंजाब रेवोल्यूशनरीज को डिपोर्ट किया गया तो बाल गंगाधर तिलक रोट आर्टिकल्स सिंपथाइजिंग विद देम. ठीक है, चलो लेट्स कम टू द फाइनल क्वेश्चन एंड दिस इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है एक बार. द मूवमेंट इन द टाउन्स, ठीक है, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर. लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस.
एक्सप्लेन द रोल ऑफ जस्टिस पार्टी इन बॉयकॉटिंग ऑफ काउंसिल इलेक्शंस। तो आप कह सकते हो कि जस्टिस पार्टी बॉयकॉटेड, डिड नॉट बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शंस। क्यों नहीं उन्होंने बॉयकॉट किया? बिकॉज दे फेल्ट, जस्टिस पार्टी थी वो लोअर कास्ट लोगों की पार्टी थी, तो उन्हें लगा कि दिस वॉज अ वे ऑफ गेटिंग पोलिटिकल पावर जो पहले सिर्फ ब्राह्मण्स के हाथ में हुआ करती थी। तो दे डिड नॉट वॉन्ट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शंस। ठीक है। How was the effect of non-cooperation movement on the economic front? तो आप कह सकते हो कि on the economic front it was huge because people stopped wearing foreign imported cloth and started wearing Indian handloom. Indian handloom वो पहनने लग गए, यहाँ लिखा भी है। Explain the effect of boycott movement on foreign textile trade. अब specifically पूछा गया है, तो आप कह सकते हो कि जो foreign cloth है वो हाफ हो गया, है ना, वो हाफ हो गया उसका इंपोर्ट, एंड जो आपका खादी है उसका काफ़ी ज़्यादा इंडियन टेक्सटाइल मिल्स का वो बढ़ गया, है ना, सेल बढ़ गया। ठीक है, चलो। सो गाइज दीज वर द 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री। आई विल से कि प्लीज़ इस सेशन का PDF डाउनलोड करके ये 10 क्वेश्चंस डेफिनेटली करके जाना, हिस्ट्री में आपको ज़रूर एग्जाम में आएंगे। उसके अलावा आई हैव गिवन यू 10 MCQ क्वेश्चंस। ठीक है, 10 MCQ क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं, दैट इज फ्रॉम द एंटायर हिस्ट्री, दे आर ऑल PYQs। सो मेक श्योर कि आप उस लिंक को दबा के उस क्विज को अटेम्प्ट करो, उसका आंसर मुझे जरूर बता रहे इन द कमेंट सेक्शन। उसके अलावा आई एम गोना गिव यू 2 क्वेश्चंस दैट यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। पहला, व्हाट आर द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द पीपल। बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। दूसरा है, द शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रेवोल्यूशन इन यूरोप। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। कि हैंड प्रिंटिंग से जब हम मैकेनिकल प्रिंटिंग पे आए तो एक प्रिंट रेवोल्यूशन यूरोप में आया, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में कर चुके हैं। You can watch that or you can do this on your own. राइट, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। वीडियो को थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वी हैव मोर सच सेशंस कमिंग अबाउट। ठीक है, दैट्स इट, बाय बाय। फोड़ना है गाइस क्लास 10 का SST का पेपर, साथ में फोड़ेंगे।